हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज है 5 सितंबर 2022। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो लेक्चर के लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको पेन कॉपी ले करके बैठिए और नोट डाउन करते चलिए ताकि रिविज़न टाइम में आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि यह सेशन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए। जीवन में जो कोशिश है, प्रयास है, ट्राई है, वो हमेशा कीजिए, सदैव करिए। लक्ष्य मिले या अनुभव मिले, दोनों ही अमूल्य है। अगर आपको लक्ष्य नहीं मिलता है तो अनुभव मिलेगा, क्लियर, और दोनों ही हमारे लिए कीमती है। तो प्रयास करते रहिए, ये मत सोचिए कि हम फेल हो जाएंगे, नहीं लक्ष्य को पा सकते हैं, वो तो बात की बात है। मिलना ना मिलना वो तो बात की बात है, बट हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए, दोनों में से कोई एक ना एक तो मिलेगा, दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अभी भी जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और वो बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड थिंग, जैसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना, वो भी जुड़ सकता है। इन सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी भी फटाफट इसको क्या करिए, जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया लाइक करिए, तब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% ये छपेगा आपके एग्ज़ाम में। इसको स्टार बना लीजिए। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी निम्न में से किस स्थान पर स्थापित करने की योजना है। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी किस स्थान पर स्थापित करने की योजना है, तो कहाँ पर, हनले में। कहाँ आयोजित करने की, स्थापित करने की योजना, हनले। हनले कहाँ पर है, हनले ये है आपका लद्दाख में। कहाँ है ये, हनले लद्दाख में है, क्लियर। और ये जो ये किस वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए हिस्से, मतलब लद्दाख में एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, तो मैं वो लिख दे रही हूँ यहाँ पे, चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्यजीव अभ्यारण्य। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से के रूप में लद्दाख के हनले में ये क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ ले, या किससे, मतलब राज्य में पूछ ले या यूटी में पूछ ले, इस टाइप से पूछ सकता है। तो लद्दाख के हनले में किया जा सकता है, या पूछ ले किस वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो आपको तीनों याद रखना है, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये भारत सरकार के जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, डीएसटी डिपार्टमेंट, तो जो मतलब कि विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, यानी डीएसटी जो है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, उसी ने अपनी तरह की पहली लद्दाख में भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित करने का क्या किया है, निर्णय लिया है। और इस सेंचुरी की स्थापना का कार्य जो होगा कब तक पूरा होगा, नेक्स्ट 3 मंथ में। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगले 3 महीनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इससे क्या होगा, इससे देश में जो एस्ट्रो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा। और ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे, क्या कहा मैंने, कि यह ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थलों में से क्या होगा, एक माना जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब कि यहाँ पे जो रात में रोशनी प्रदूषण जो है उसको समाप्त करके प्राकृतिक प्रकाश को लाना और तारों और ग्रहों का अध्ययन करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर छपा हुआ आपके एग्ज़ाम में मिलेगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। और लद्दाख की बात हो रही है तो लद्दाख में ये बताइए कि लद्दाख का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वो है हिम तेंदुआ। क्या है, हिम तेंदुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लद्दाख में ही भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो कौन सा है, हेमिस हाइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा, ये कूट वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी रखिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल, यह एक कैसा निकाय है, वैधानिक निकाय है, तो इसका तो ठीक है।
क्लियर कर लीजिए। जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक होते हैं, वहीं भारत के उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। ये भी बहुत ही सही लाइन लिखा है, कह रहा है जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक होते हैं, वहीं भारत के उच्चतम न्यायालय के जो सेकंड वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो अभी ये चर्चा में नालसा क्यों आया उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो नालसा है, नालसा अगर इसके हिंदी के में फुल फॉर्म की बात करें तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो राष्ट्रीय सेवा कानूनी प्राधिकरण है, इनके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में DY चंद्रचूड़, एक मिनट, DY चंद्रचूड़ तो DY चंद्रचूड़ को क्या किया गया है, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने इनको क्या किया है, नियुक्त किया है। राष्ट्रीय चंद्रचूड़ ने क्या किया, जो UU ललित के भारत के जो 49वें, अभी UU ललित को क्या किया गया है, UU ललित को 49th CJI के रूप में पदोन्नत किया गया है। तो उन्होंने उसी पद को संभाला है जो UU ललित को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, तो इन्होंने उसी को संभाला है। तो नालसा का गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम किस अधिनियम के तहत हुई थी, 1987 नालसा एक्ट 1987 के तहत जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनको मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। क्लियर। जो CJI होते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ये संरक्षक इन चीफ है, जबकि ये क्या है, CJI संरक्षक इन चीफ है और भारत के सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करें तो किस आर्टिकल के तहत आते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नालसा की स्थापना जो है 1987 के तहत कब हुई थी, 1955 में हुई थी, 1995 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 100% पूछे जाने की पूरी संभावना, तो इसको भी छाप लीजिए। कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो कौन बन गया है सबसे बड़ी 5वीं पूछा, सबसे बड़ी नहीं पूछा, 5वीं सबसे बड़ी पूछा है। तो वो बना है कौन, अपना भारत बन गया है। ठीक है, अपना भारत बन गया। अगर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूछे, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूछे तो वो है USA। कौन सा है, USA, अमेरिका। सेकंड पे कौन है, चाइना। थर्ड पे कौन है, जापान। फोर्थ पे कौन है, जर्मनी। एंड फिफ्थ पे कौन है, भारत। और छठे पे पहुंच गया है अब कौन, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। छठे पे कौन पहुंच गया, ब्रिटेन पहुंच गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड की जो वार्षिक वृद्धि दर है, ये क्लियर हो गया होगा, ये नोट कर लीजिए। क्रमशः आपको 5-6 याद होना चाहिए, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत एंड लास्ट आपका छठा जो हो गया, पहुंच गया है, पछाड़ के भारत आ गया है छठे पे, ब्रिटेन। और भारत जो है, इसकी जो वार्षिक ग्रोथ रेट है, वार्षिक वृद्धि दर है वो है कितनी, 7% है। और इंग्लैंड की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 1% से भी क्या है, कम है। इंग्लैंड की कितनी है, 1% से भी कम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर यूएसए की मैंने टॉप पर बात किया तो इसकी जो 22.7 ट्रिलियन डॉलर है, इसकी कितनी है, 22.7 ट्रिलियन डॉलर। तो इतना नहीं पूछेगा डीप जाकर किसकी कितनी, बस याद क्रमशः आपको याद रखना कौन किस पॉइंट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगर चलिए अब जब सूचकांक की ये आ ही गया तो सूचकांक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि भूखमरी सूचकांक।
विश्व भुखमरी सूचकांक, तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 101 है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछ ले खुशहाली सूचकांक, खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग 136 है। अगर प्रेस फ्रीडम सूचकांक में की बात कर ले, प्रेस फ्रीडम सूचकांक, तो इसमें भारत की रैंकिंग 150 है। तो ये सारे ध्यान रखिएगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग भूल जाते हैं, मुझे बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सितंबर 2022 को किस राज्य में प्रतिष्ठित नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये केरला में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ये केरला में किया गया है। तो केरल में एक झील है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, केरल में एक झील है जिसका नाम है पुन्नमड़ा झील। पुन्नमड़ा झील, ठीक है। और ये पुन्नमड़ा झील केरल के अलप्पुझा में है। अलप्पुझा, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, अलप्पुझा, केरल के अलप्पुझा के पुन्नमड़ा झील में इसका क्या है? ये स्थान है जहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। तो ये नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस है, यह केरल की प्रमुख जो स्नेक बोट रेस है, इसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेक बोट रेस। तो उनमें से ये एक है और इसका आयोजन हर वर्ष जो है अगस्त माह के दूसरे सैटरडे को किया जाता है। अगस्त माह के दूसरे शनिवार को ये किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? जो प्रतिभागी होते हैं एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। और इस लोकप्रिय जल प्रतियोगिता, ये कैसी है? जल प्रतियोगिता है। तो जल प्रतियोगिता के नाम, इसके पीछे एक कहानी है जो क्या हुआ था 1952 में। कब? 1952 में जवाहरलाल नेहरू यात्रा कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू जी यात्रा कर रहे थे, तो वे क्या कर रहे थे, जो भव्य सर्प नौकाएं हैं, मतलब स्नेक बोट है, इसके दृश्य से बहुत सम्मोहित हो गए थे कि वे अपनी सुरक्षा की अनदेखी करके खुद भी एक बोट में जा बैठे। और इसी वर्ष बाद में उन्होंने यहाँ गुजारा अपने समय की याद में उन्होंने स्नेक बोट के प्रतीक के रूप में एक चांदी की ट्रॉफी भेंट की। इसलिए आगे चलकर इस रेस का नाम नेहरू ट्रॉफी बोट रेस रख दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 1952 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसको स्नेक बोट रेस भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और केरल के अलप्पुझा में पुन्नमड़ा झील में ये इसका जो ट्रॉफी बोट रेस है ये आयोजन किया जाता है। और केरल के सीएम की बात करें तो वो कौन है? पिनरई विजयन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्या है? जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार की सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का विशेष अवकाश मिलेगा? तो कितने दिन का मिलेगा? 60 डेज का मिलेगा। 60 दिनों का विशेष अवकाश देने की बात की गई है। कब? ये 2 सितंबर 2022 को एक आदेश जारी होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जो केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया उसने इसमें इन्होंने आदेश दिया कि वह अपनी जो महिला कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार की जो महिला कर्मचारियां हैं, वो प्रसव के दौरान, कब? प्रसव के दौरान जब बच्चे की डेथ हो जाती है जन्म के समय, या बच्चे के मृत जन्म या मृत्यु के आघात से निपटने के लिए 60 दिनों का उन्हें क्या मिलेगा? विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा। और इस तरह की छुट्टी उन्हें तब मिलेगी जब बच्चे के जन्म के 28 सप्ताह के गर्भ में, 28 सप्ताह के गर्भ में या उसके बाद जीवन जीने के कोई लक्षण नहीं है, तब उन्हें ये क्या मिलेगा? ये छुट्टी तभी मिलेगी। यदि कोई महिला कर्मचारी द्वारा पहले ही इस मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा चुका है, तब उसकी जो छुट्टी होगी वो बच्चे के जन्म के बाद मृत्यु के वक्त भी चल रही है, तो पहले से जो प्राप्त उनका मातृत्व अवकाश है उसको बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। और महिला ने अगर पहले ही छुट्टी ले ली है तो उन्हें बचे हुए अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। और 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश बच्चे की मृत्यु के बाद दिया जाएगा। और ये जो मातृत्व अवकाश का लाभ होगा ये केवल 2 से कम जीवित बच्चों वाली, कब? 2 से कम जीवित वाली यह लाभ जो है केवल 2 से कम जीवित बच्चों वाली जो केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी हैं वो बच्चे के डिलीवरी के लिए स्वीकार होगा। कब? क्या कहा मैंने कि जीवित केवल 2 ही बच्चे, मतलब ये मानसिक पीड़ा झेलने के लिए अवकाश जो मिलेगा ये जीवित केवल 2 ही बच्चे होंगे वो तभी इनको मिलेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया हो। तो कब तक मिलेगा इनको? 60 डेज़ के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन
2 सितंबर 2022 को किसने स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा ये क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टार बने। आज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सारा का सारा, तो इसको नोट डाउन करते चलिए। तो केंद्रीय विज्ञान आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो इस मतलब इसमें क्यों स्टार्ट किया गया है कि आयुर्वेद के संबंध में क्या करना है, रिसर्च या फेलोशिप जो करना चाह रहे हैं आयुर्वेद के संबंध में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अगर कोई रिसर्च या फेलोशिप करना चाह रहा है तो उसको एक स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप जो दी जाएगी वो 50,000 की वित्तीय सहायता, 50,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और शुरुआत में इसमें केवल 100 सीट होगी और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो जो युवा स्नातक होंगे उनके क्षेत्रों में शोध को क्या करना है, बढ़ावा देना है। और ये आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और इसमें चयनित जो फेलो होंगे उनको फेलोशिप के तहत 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप नया अध्यक्ष बनाया गया है? किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF का नया अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे? कल्याण चौबे को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? कल्याण चौबे को। अगर बात करें AIFF की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1937 में हुई थी। कब हुई थी? 1937 में इसकी स्थापना हुई थी और 1948 में इसको फीफा द्वारा मान्यता दिया गया था। फीफा द्वारा इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। फीफा द्वारा इसको मान्यता 1948 में दिया गया था। अगर ये पूछ ले जब फीफा का नाम ही आ गया तो फीफा 2024 कहाँ होने वाला है? तो कतर दोहा में होने वाला है। और हेडक्वार्टर फीफा का कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक में है। और ज्यूरिक कहाँ है? ये वहाँ पे स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किसे कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये नवीन पटनायक को किया गया है। नवीन पटनायक कौन है? ये ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्हें नई दिल्ली में कैपिटल फाउंडेशन ओडिशा में नवीन पटनायक को जो क्या है कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्यों इनको सम्मानित किया गया? तो उनका जो विशिष्ट और उत्कृष्ट नेतृत्व गुण है उसी के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कौन दिया है? तो जो हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश NV रमना, उन्हीं के द्वारा यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। चलिए जब पुरस्कार की बात आई है तो एक क्वेश्चन पूछना है जो कि अभी कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी क्षेत्र में किसे मिला है? तो ये मिला है भगवंत अनमोल को मिला है। किससे मिला है? भगवंत अनमोल को मिला है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है? ये भी स्टार बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन बन गई है? तो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो बन गई हैं उनका नाम है अपेक्षा फर्नांडिस बन गई हैं। इस फाइनल में 8 खिलाड़ी ने भाग लिया। फाइनल में 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। तो इस अंतिम आठवें में इन्हीं का नाम है। किसका? अंतिम 8वें में अपेक्षा फर्नांडिस का नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी 200 मीटर बटरफ्लाई में फाइनल में पहुंचने वाली कौन है? अपेक्षा। 200 मीटर बटरफ्लाई अपेक्षा फर्नांडिस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है पेरू में। इसका जो आयोजन किया गया है, आयोजन पेरू में किया गया है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो हैदराबाद जो है, हैदराबाद इसमें निज़ाम शासन के अधीन था। हैदराबाद जो था निज़ाम शासन के अधीन था और इसको भारत में विलय कराने के लिए जो पुलिस है उसने क्या किया था? कौन सा अभियान चलाया था? ऑपरेशन पोलो। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत में इसका विलय कराया गया था। और जो 17 सितंबर
1948 को ये ऑपरेशन क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। तो इसीलिए क्या किया जाए, 17 सितंबर को हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो हैदराबाद राज्य की मुक्ति की कौन सी 75वीं वर्षगांठ मनाने का भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है। और इसके उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक, मतलब पूरा एक साल तक क्या किया जाएगा, ये कार्यक्रम चलाने की मंजूरी दी है। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। तो चलते हैं, कल का रिवीजन करते हैं फटाफट। ये रिवीजन है आपका 3 सितंबर का है। क्या कह रहा है, 2 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है, तो कोच्चि में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाले देश की पहली पुलिस कौन से राज्य या यूटी की है, दिल्ली। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तेजस क्या है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा, योगेंद्र सिंह यादव की है। सिनर्जी क्या है, साइबर सुरक्षा अभ्यास है। खबरों में रहा क्रीमैक क्या है, केंद्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य गंभीर ये आपराधिक घटनाएं जो है उनकी सूचना साझा करना और कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है, वयोश्री योजना के संबंध में बताना। यह केंद्रीय योजना जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, करेक्ट है। यह सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, ये सभी जो दे दिया है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनको दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है, नेपाल। हाल ही में संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अतिरिक्त पदभार दिया गया, तो वह उत्पल कुमार सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है, तो ये इसकी थीम क्या है, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिए और देखते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।